वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम संस्कृत साहित्य पेपर 1 बीए द्वितीय वर्ष के न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में। न्यू पैटर्न पर आधारित यह लेक्चर होगा, ध्यान रखेंगे। और मैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अति लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी सीरीज वगैरह में देख करके पढ़ लीजिएगा और बड़े ही आसानी से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों, आप भी यहाँ से जो है थोड़ा बहुत जो है हेल्प आपको मिल सकती है। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो पेपर होगा वो आपका लिखित होगा, तो लिखित वालों के लिए ज़्यादा बेटर यह लेक्चर होगा, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आखिरकार संस्कृत भाषा के बारे में। तो संस्कृत साहित्य में आप जब देखते हैं बीए द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वेद व्याकरण और निबंध के बारे में चर्चा करनी होती है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप संस्कृत काव्य और इतिहास, संस्कृत काव्य का क्या इतिहास रहा उसके बारे में पढ़ते हैं और समास वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए इधर उधर से उनको समाहित करने का प्रयास करूंगा। वेद व्याकरण तथा निबंध से प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको, ठीक। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर भी बताऊंगा आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। और उसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति लघुत्तरीय सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत समाहित है। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मजा आएगा वीडियो के अंतर्गत और सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। इससे पहले आपको इंग्लिश लिटरेचर या फिर इसी प्रकार से हिंदी और हिंदी के बाद में आप देखते होंगे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य, या इसी प्रकार से आप देखेंगे इकोनॉमिक्स या इसी प्रकार से एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, तमाम प्रकार की वीडियोज आपके सामने उपलब्ध है। मनोविज्ञान की भी जल्द ही आपके सामने आएगी। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़ करके और तैयारी कर सकते हैं अच्छी से अच्छी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने आती रहती है। और अच्छे तरीके से अपने जो है पेपर को दीजिएगा जा करके वहाँ पर, और ये प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह से, ठीक। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वेद व्याकरण तथा निबंध बाई शिवम शुक्ला। मतलब आगे देखते हैं। आपके सामने ये प्रश्नों का जो है टाइटल आपके सामने प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्त। प्रथम प्रश्न पत्र वेद व्याकरण तथा निबंध, ओके। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको। पेपर जब भी आप जाइएगा तो अपने निर्देशों को जरूर पढ़िएगा। न्यू पैटर्न पर जब पेपर होगा आपका तो वहाँ पर निर्देश यानी ऊपर नोट दिया होगा, उस नोट को अवश्य पढ़ेंगे। उस नोट को पढ़ने के बाद में यह क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि आखिरकार किन प्रश्नों को करना, किन प्रश्नों को छोड़ना है। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ ने पूरा खाका प्रस्तुत नहीं किया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछेगी, लेकिन हाँ अनुमान के साथ मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि हो सकता है आपसे 5 लघुत्तरीय पूछ ले और 2 आपसे दीर्घोत्तरीय पूछ ले, या 1 पूछ सकता है, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 3 लघुत्तरीय पूछ ले, 1 दीर्घोत्तरीय पूछ ले और 5 आपके अति लघुत्तरीय पूछ सकता है। ऐसे चूंकि क्यों पूछेगा, चूंकि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि लिखित वालों आपको ध्यान होगा कि आपकी परीक्षा 3 घंटे की होती थी तो आपसे जितने प्रश्न पूछे जाते थे उनके आधे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि 1.5 घंटे की परीक्षा में आपसे पूरे के पूरे प्रश्न को नहीं करवाएगा, वह आधे ही प्रश्न को करवाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। चलिए बात करते हैं जो है खंड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट जो है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने, यानी जो लिखा हो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि जो नहीं मतलब कि लिखा है कि यह प्रश्न अथवा करके तो दूसरा आप अथवा वाला भी लिख दें और पहला वाला भी लिख दें। चलें तो खंड आ देखने का प्रयास करें। यहाँ पर पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता था पहले, तो इसको देखने का प्रयास करें कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने रखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए खासकर यह वीडियो में बना रहा हूँ। बाकी मॉडल जो होंगे आपके मॉडल पेपर किस प्रकार से पेपर आएगा तो मैं बताता रहा हूँ आपको कि लघुत्तरीय आएंगे और दीर्घोत्तरीय आएंगे अगर लिखित वाला होगा तो। और उसके बाद में आपका हो सकता है अति लघुत्तरीय भी दे दें, तो कोई भी प्रश्न दे आपको प्रश्नों को देख लेना। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम से में, ठीक। थोड़ा मॉडल जो होगा इसका कि ये जो है अति लघुत्तरीय में कितने आएंगे, लघुत्तरीय में कितने आएंगे, कितने करने होंगे, कितने नहीं करने होंगे, ये सारी बातें वहां पर नोट में लिखी होंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वहां पर भी आपको लिखा मिलेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के, किन्हीं 4 प्रश्नों के, किन्हीं 3 प्रश्नों के, या जो अथवा करके दिया होगा तो अथवा वाले में केवल एक ही करना होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन है कि 50 शब्दों में इस प्रश्न को आपको करना होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आपको बता रहे हैं हम। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल होते हैं। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी सीरीज से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के ऋत्विज का नाम बताइए, मतलब यजुर्वेद के ऋत्विज का नाम बताइए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस वेदांग को वेद पुरुष या स्रोत कहा जाता है।
किस वेद पुरुष या वेदांग को वेद पुरुष या का स्रोत कहा जाता है। ठीक, वेद पुरुष का स्रोत किसे कहा जाता है, किस वेदांग को कहा जाता है। वेदांग को क्या कहा जाता है, उपनिषद भी वेदांग को ही कहा जाता है। ठीक, तो यह प्रश्न आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, उसका नाम लिखिए और 50 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है आपके सामने, पठित पुरुष सूत्र में कितने मंत्र होते हैं। पठित पुरुष सूत्र में कितने मंत्र होते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यमराज से नचिकेता मतलब यमराज से नचिकेता के कितने वरदान मांगे। यमराज से नचिकेता ने कितने वरदान मांगे थे, या आपको बताने कितने वरदान मांगे थे और कौन कौन से। अगर आपको पता तो उसको भी इंक्लूड करने का प्रयास करें 50 शब्दों को पूरा करने के लिए। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने पूछ सकता है कि कठोपनिषद का संबंध किस वेद की किस शाखा से माना जाता है। तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रतिपादिक के 4 उदाहरण दीजिए। प्रतिपादिक के 4 उदाहरण आपको स्पष्ट करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा सकता है कि विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है। ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यही प्रश्न सीधे आपके इस एग्जाम से पूछे जाएंगे, या बात तय है बिल्कुल। ठीक, अब यह नहीं पता है कि किस प्रकार से प्रश्न मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बनाएंगे प्रश्न। ठीक, वो लोग कि किस प्रकार से पूछे जाना है, वैसे लिखित वाले के अधिकतर प्रश्न आपके इंक्लूड जो है यहीं से प्रश्न आपके उठा करके दे दिए जाएंगे। इन सभी को पढ़ लेंगे, बस इसी में पूरा का पूरा पेपर आपका समाहित होगा। ठीक, आगे देखते हैं, साजनास इंद्र। क्या साजनास इंद्र इस मंत्रांश में जनास किस वचन का रूप है, यह आपसे पूछा गया है। इस प्रकार से आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। वहीं आप देखेंगे खंडबा में जब प्रवेश करेंगे, खंडबा जो है आपका यहाँ पर देखिए, खंडबा में जो है आपको अति लघु उत्तरीय यानी कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में करना होता है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये देखते हैं इसको हम। यहाँ पर आपको जो है लघु उत्तरीय में ही व्याख्या वगैरह करने को मिलेगी। निम्नलिखित मंत्र का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको ससंदर्भ अनुवाद करना है इस मंत्र का, और मंत्र कैसे है इसको पढ़ेंगे। यस्याश्री पूर्णा माधुना पदान्याश्रियामाणा स्वाधया मदन्ति या त्रिधातु पृथ्वी मुत धाम्येको दाधार भुवनानि विश्वा। इस प्रकार से इसका आपको क्या करना है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। टाइम मिलेगा तो जल्दी मैं बताऊंगा, वैसे टाइम ज़्यादा इस समय है नहीं, इसलिए मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाता हूं ताकि आप इसको अपनी सीरीज वगैरह में आसानी से पढ़ लीजिए और परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पर अथवा करके और भी आपको मिल सकता है, यह बात ध्यान रखेंगे। अथवा करके, तो अथवा करके मान लिया अगर आपको प्रश्न दिया जाएगा या तो ये कर दीजिएगा या तो ये कर दीजिएगा। अगर ये पता है तो इसको करिए, अगर ये पता है तो इसको करिए। ठीक, बस एक दोनों में से केवल एक करना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अथवा करके आपको यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है कि धावाचिदस्मय पृथ्वी नमेते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते या सोमपा निचितो ब्रजबाहु यो ब्रजहस्तः साजनासेन्द्रः। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है इस मंत्र की आपको व्याख्या करने के लिए बोला गया है हिंदी में, संदर्भ सहित कि कहाँ से लिया गया है, किस पाठ का है, किस लेखक ने इसको लिखा है। ठीक, आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा नंबर प्रश्न, और इसमें भी अधोलिखित मंत्र की यानी नीचे लिखित जो मंत्र है इसकी क्या लिखें, साप्रसंग हिंदी में व्याख्या लिखें। प्रसंग सहित हिंदी में आपको व्याख्या लिखनी है, संदर्भ भी आपको लिख देना। वैसे संदर्भ पूछा नहीं गया है, लेकिन साप्रसंग व्याख्या लिखिए। साप्रसंग का मतलब क्या होता है कि ये जो है प्रसंग भी लिखिए, किस परिप्रेक्ष्य में बातें कही जा रही हैं। और अधोलिखित मतलब होता है कि पूरा का पूरा मंत्र नहीं लिखा है और कहीं से बीच से उठा करके इस मंत्र को दे दिया गया है, तो इसके बारे में प्रसंग पूछा जाता है। इसलिए प्रसंग का मतलब क्या होता है कि किस बारे में बातें बता रहा है, उसकी भूमिका जो है आपको थोड़ा बहुत बतानी पड़ेगी। ठीक, वहाँ पर संदर्भ भी आपको लिखना पड़ेगा, संदर्भ प्रसंग दोनों बता दीजिएगा। ओके, आगे यहाँ पर देखिए मंत्र क्या लिया हुआ है आपके सामने कि अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकीतुषि प्रथमः यज्ञया नाम तामाम देशे व्यदधु पुरुत्रः पूर्यस्थ्रातः भूर्यः बेसयन्तीम। यह जो है इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, यानी इस मंत्र का जो है आप जो है हिंदी में अनुवाद दे सकते हैं। अगर यह आपको नहीं पता तो अथवा करके दूसरा दिया इसका आपका दे दीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, यस्येमे हिमवन्तो महित्वया यस्य समुद्रम रस्यास्य बहाहु यस्येमः प्रदिशोः यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधिम। इसको आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये सब वैदिक श्लोक है। हविषा विधिम वगैरह
जहाँ पर भी आपको मिले, मतलब समझ लीजिए वैदिक सारी बातें हैं, और ये जितने भी हमने पढ़ा सब वेद से ही है मंत्र, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको आप थोड़ा देखने का प्रयास करें आखिरकार किस प्रकार से और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये देखिए, पठित सूक्त के आधार पर इंद्र अथवा वाक सूत्र का सारांश लिखिए। इंद्र सूक्त अथवा वाक सूत्र का सारांश लिखिए। तो जो पता हो, चाहे इंद्र सूक्त का सारांश आपको पता तो उसको लिखें, अगर वाक सूत्र का सारांश पता तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, दोनों में से किसी एक का लिख दीजिएगा, ठीक। चौथा नंबर प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न आपका पांचवा है कि अधोलिखित मंत्र की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या लिखिए। कौन सा मंत्र है, दिया हुआ है, नावित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तमद्राक्षेमा चेत्वा जीविष्यामो यावदीस्यसिः त्वयामरस्तु मे वरणीयाः सव एव। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इसकी आपकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं पता तो आपको अथवा करके यहाँ पर मिलेगा दूसरा, इस जो है कथन की यानी इस श्लोक की आपको व्याख्या कर देनी है। क्या लिखा हुआ है, न सांपरायः, क्या, न सांपरायः प्रतिमति बालम प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसामापदत्ते में। इस प्रकार से इसकी आप कर सकते हैं। और वहीं अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा कि कठोपनिषद के आधार पर नचिकेता द्वारा याचित तीनों वरदानों का निरूपण कीजिए। यानी नचिकेता के द्वारा जो यमराज से 3 वरदान मांगे गए थे उसके बारे में आपका उसका निरूपण करना, उसको बताना। कठोपनिषद के आधार पर कठोपनिषद में यह बातें बताई गई हैं। अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या आपके सामने है, कठोपनिषद के आधार पर श्रेयस और प्रेयस की व्याख्या कीजिए। किसकी, श्रेयस और प्रेयस की व्याख्या कीजिए। श्रेयस और प्रेयस की व्याख्या आपको कठोपनिषद के आधार पर करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब खंडसा से यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपसे, इसको भी देख लीजिए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्या मतलब होता है। खंडसा में देखेंगे यहाँ पर नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखें किन्हीं 2 प्रश्नों के, तो इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको, छांट लीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है वही कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। यहाँ पर देखें 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, यजुर्वेद संहिता पर अपने विचार प्रतिपादन कीजिए। यजुर्वेद संहिता पर आप अपने विचारों का प्रतिपादन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, आखिरकार क्यों कहा जाता है। वहीं 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अधोलिखित सूत्रों में से किन्हीं 2 सूत्रों की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं इनमें से किन्हीं 2 सूत्रों को आपको क्या करनी है, 100 उदाहरण व्याख्या करनी है। सूत्र कौन कौन से लिखे हुए हैं यहाँ पर सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र दिया स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रा कर्ता, ठीक। और दूसरा दिया है आपका कर्तूरीप्ति सततम कर्मः, जो है कर्तूरीप्ति सततम कर्मा, इसको आपको कर देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर दो और दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कई मिलेंगे, मतलब कि 3-4 दिए होंगे, उनमें से केवल 2 करने हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, या क्या दिया हुआ है, ध्रुवम पाये अपादानम या फिर आधारो अधिकरणम, ये दोनों की आप कर सकते हैं, मतलब कि 2 की केवल करने, 4 दिए 2 केवल करने हैं। अगला आपका 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, अधोलिखित विषयों में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। ए दिया है सत्संगति पर आपको संस्कृत में निबंध लिखने के लिए पूछा गया है। बी दिया है आपको परोपकार पर निबंध आप लिख सकते हैं, किसी एक पर, यानी परोपकार पर आप निबंध लिख दीजिएगा तो बड़े आसानी से। अगला है आपका माघे संति त्रियोगुणा, इसको भी आप लिख सकते हैं, इस पर भी निबंध अपना। दीपोत्सव पर आप निबंध लिख सकते हैं, अयोध्या वाले दीपोत्सव पर आप आसानी से निबंध बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर के मैं कल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मतलब कि जल्द ही वीडियो आपके सामने द्वितीय प्रश्न पत्र की आएगी, उसमें भी ऐसे प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इन सभी की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ओके, चले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।